इससे पीछे वाले वीडियो में हम लोगों ने मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल पढ़ा था, यानी कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी का नियम हम लोग पढ़े थे। ठीक, इसके बाद आज के टॉपिक में हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो हिंदी में बोलते हैं आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ते हैं। तो सबसे पहला बात यहां से कि आधुनिक आवर्त सारणी यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का खोज किसने किया था। तो खोज किसने किया था, तो हेनरी मोसले नामक वैज्ञानिक ने किया था। कब किया था, तो 1913 में किया था। और कहाँ के रहने वाले थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे। तो इतना बात ध्यान में रखेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किसने किया था, तो हेनरी मोसले नामक वैज्ञानिक ने किया था। कहाँ के थे, तो इंग्लैंड के थे। कब किए थे, तो 1913 ईस्वी में किए थे। एक और बात याद कर लेना है कि जो हेनरी मोसले हैं ना, इन्होंने ही परमाणु संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक नंबर, सूचित करते हैं जेड से, का खोज किया था। यानी कि अगर पूछा जाए कि परमाणु संख्या के बारे में सबसे पहले किसने बताया, यानी कि परमाणु संख्या का खोज किसने किया था, तो हेनरी मोसले ही ने किया था। कब किया था, तो 1913 ईस्वी में ही किया था। ठीक, अब यहाँ से एक और क्वेश्चन कि आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहते हैं, तो आधुनिक आवर्त सारणी का जनक हेनरी मोसले को कहते हैं। सिर्फ मोसले भी याद कर सकते हैं। ठीक, अगर बोला जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहें, तो आधुनिक आवर्त सारणी का जनक होता है मेंडलीफ। लेकिन अगर उसमें अगर आवर्त सारणी का जनक बोला जाए, आधुनिक नहीं लगा रहे, तो आवर्त सारणी का अगर जनक रहेगा तब आंसर क्या देंगे, मेंडलीफ देंगे। और अगर आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहेगा तब क्या आंसर देना है, हेनरी मोसले देना है। ठीक है, अब इसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी का नियम क्या है, यानी कि रूल क्या है। रूल कहिए या थ्योरी कहिए, एक ही बात है। आधुनिक आवर्त सारणी क्या है, तो इससे पहले जब हम लोग मेंडलीफ का आवर्त सारणी पढ़े थे तो उसमें लिखाया गया होगा, बताया गया होगा कि इनके अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्त फलन होते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन नहीं होंगे, यहाँ पर परमाणु संख्या के आवर्त फलन होंगे। यानी कि मोसले ने जब अपना तत्वों का वर्गीकरण पीरियोडिक टेबल में किया था, आवर्त सारणी में किया था, तो इन्होंने बताया था कि तत्वों का वर्गीकरण परमाणु द्रव्यमान के आधार पर नहीं, बल्कि परमाणु संख्या के आधार पर किया जा सकता है। ठीक, तो परमाणु संख्या के आधार पर अगर इनका वर्गीकरण किया गया तो इनका नियम क्या हो गया, तो इनका नियम था कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्याओं के आवर्त फलन होते हैं। लिख रहे हैं, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु उनके परमाणु संख्याओं के, यानी कि उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। ठीक, यानी कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। एक इनका नियम है, ये नियम है आधुनिक आवर्त सारणी कहिए या मोसले का नियम कहिए। ठीक, अब इसी को दूसरा तरीका से भी हम लिख सकते हैं, यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु संख्या के क्रम में सजाया जाए। ठीक, यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु संख्या के क्रम में सजाया जाए तो एक निश्चित अंतराल के बाद, ठीक, समान गुण वाले तत्व पाए जाते हैं, यानी कि समान गुण वाले तत्व दोहराए जाते हैं। उसी को बोलते हैं मोसले का नियम या आधुनिक आवर्त सारणी का नियम। और समान गुण वाले तत्व अगर एक निश्चित संख्या के बाद दोहराता है तो उस गुण को ही आवर्त फलन कहते हैं, जो कि पहले बताया गया है। तो यहाँ से हम लोग जान गए
कि आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहते हैं, तो हेनरी मोसले को कहते हैं। हेनरी मोसले किस देश के वैज्ञानिक थे, तो इंग्लैंड के थे। इन्होंने अपना नियम कब दिया था, तो 1913 में दिया था। ठीक। आधुनिक आवर्त सारणी का नियम किस पर आधारित है, तो हम बोल सकते हैं बढ़ते हुए परमाणु संख्या पर आधारित है, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान पर नहीं। इससे पहले जो वैज्ञानिक आए थे सबका आवर्त सारणी का नियम था बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान, क्योंकि उस समय परमाणु संख्या का खोज नहीं हुआ था। लेकिन सबसे पहले हेनरी मोसले ने 1913 में परमाणु संख्या का खोज कर दिया। उसके बाद बोला कि तत्वों का वर्गीकरण परमाणु द्रव्यमान के आधार पर नहीं बल्कि परमाणु संख्या के आधार पर किया जाता है। अच्छा, एक और बात था कि किस आधार पर कह रहे थे कि तत्वों का जो मतलब वर्गीकरण होता है वो परमाणु संख्या पर आधारित होता है, परमाणु द्रव्यमान पर नहीं। तो इन्होंने एक प्रयोग किया था, ठीक ना, देखते हैं। इनका एक प्रयोग था, एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट। ठीक। इन्होंने क्या किया था कि एक धातु लिया था और उस धातु पर उच्च वेग इलेक्ट्रॉन का प्रहार किया था। ठीक, कोई धातु लेकर उच्च वेग के इलेक्ट्रॉन को प्रहार किया था। तो प्रहार करने पर पता चला, उन्होंने पाया कुछ इस टाइप का बात पाया। ठीक, अब इसको न्यू पढ़ेंगे। ये क्या है, न्यू है, इसको न्यू पढ़ेंगे। न्यू यहां पर क्या है, एक और क्या है, जेड। ठीक, तो जेड तो अभी बता दिए कि तत्व का परमाणु संख्या है जी। जेड क्या है, तत्व का परमाणु संख्या है, यानी कि एटॉमिक नंबर है। ठीक ना। और ये जो न्यू है, न्यू जो है से तत्व का क्या है, आवृत्ति है। क्या है, आवृत्ति, यानी कि फ्रीक्वेंसी है, एक तरह से ये एनर्जी है, आवृत्ति है। ठीक, तो इन्होंने पाया जब एक धातु लिए, ठीक, और धातु पर उच्च वेग इलेक्ट्रॉन को प्रहार किए, तो उन्होंने एक निष्कर्ष निकला कि रूट अंडर न्यू समानुपाती जेड। इसका अर्थ क्या हुआ, न्यू क्या है, धातु जो लिए हैं उसका क्या है, आवृत्ति है। अभी जेड क्या है जी, तत्व का परमाणु संख्या है। ये दोनों आपस में क्या है, समानुपाती है। कैसा रिलेशन है, समानुपाती है। इसका अर्थ हुआ कि अगर परमाणु संख्या ज्यादा रहेगा तो आवृत्ति भी ज्यादा रहेगा, समानुपाती में सही होता है। अगर परमाणु संख्या कम रहेगा तो आवृत्ति भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां से साबित किए थे कि जो आवृत्ति होता ना है परमाणु संख्या के समानुपाती होता है। तो यहीं से वो बताए थे कि तत्वों का वर्गीकरण यानी कि परमाणु संख्या के आधार पर नहीं बल्कि परमाणु द्रव्यमान के आधार पर नहीं बल्कि परमाणु संख्या के आधार पर किया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का अब अगला टॉपिक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का हम लोग क्या पढ़ेंगे, विशेषता पढ़ेंगे। अच्छा, एक और बात बता दे रहे हैं नोट में, पहले नोट में देखिएगा, ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है ना, इसको बोर, बरी या ब्यूरी, रैंग और वर्नर, तीन वैज्ञानिक, बोर ब्यूरी या बोर बरी, रैंग और वर्नर का भी आवर्त सारणी कहते हैं, याद कर सकते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी को और किसका आवर्त सारणी कहते हैं, तो बोर ब्यूरी, रैंग और वर्नर का भी आवर्त सारणी कहते हैं। आवर्त सारणी में यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो अक्रिय गैस है ना, वो रैमजे द्वारा खोज किया गया था। रैमजे पढ़ेंगे, लिखा जाता है रैम से, RAMSAY। दो बातें यहां से नोट में। पहला बात है कि आधुनिक आवर्त सारणी को बोर बरी, रैंग, वर्नर का भी आवर्त सारणी कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में जो अक्रिय गैस का खोज किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो रैमजे के द्वारा किया गया था। ठीक है, देखते हैं। यह है आधुनिक आवर्त सारणी, जिसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स। आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक, अब ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। वो दो भाग कौन कौन है, दो भाग कौन कौन है, तो पहला भाग है वर्ग, या इसी को क्या बोलते हैं, समूह, इंग्लिश में बोलते हैं ग्रुप। ठीक, और दूसरा क्या है, दूसरा है आवर्त, पीरियड।
आवर्त, यही दो भाग है। तो अब वर्ग क्या है और आवर्त क्या है, इसके बारे में सबसे पहले मेंडलीफ ने भी बताया था कि तत्वों का जो उदग्र पंक्ति होता है वो क्या होता है, वर्ग होता है, और तत्वों का जो क्षैतिज पंक्ति होता है वो क्या होता है, तो आवर्त होता है। तो पीरियोडिक टेबल में देखते हैं, पीरियोडिक टेबल में देखते हैं, ये जो नजर आ रहा है खड़ा खड़ा लाइन, देखिएगा ये पहला वर्ग है, पहला को पहला के भी बोला जाता है, दूसरा को दूसरा के बोलते हैं, तीसरा को तीसरा के भी बोलते हैं, याद रखना है पीरियोडिक टेबल में से। ये जो खड़ा खड़ा लाइन है, उदग्र लाइन है, यही क्या है, वर्ग है। इसी हो गया पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसी करी करी वर्ग 18। वर्ग 18 को शून्य वर्ग भी कहा जाता है। वर्ग 18 को शून्य वर्ग भी कहा जाता है, यानी कि जीरो ग्रुप कहा जाता है। आगे पता चलेगा काहे कहा जाता है। ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन भाग में बांटा गया है, वर्ग में बांटा गया है और आवर्त में बांटा गया है। वर्ग क्या है, तो तत्वों के उदग्र पंक्ति को क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी होती है, तो वर्गों की कुल संख्या होती है 18। ठीक, तत्वों का जो क्षैतिज पंक्ति है, क्षैतिज पंक्ति यानी पट, जैसे पहला हो गया, ये दूसरा क्षैतिज पंक्ति, तीसरा हुआ, ये सब क्या है, आवर्त है जी। ये सब क्या है, आवर्त है। आवर्त की कुल संख्या आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी होती है, तो 7 होती है। जैसे पहला आवर्त हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया और सातवां हो गया। ठीक, तो तत्वों के क्षैतिज पंक्ति को क्या बोलते हैं, तो तत्वों के क्षैतिज पंक्ति को बोला जाता है आवर्त। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की कुल संख्या कितनी होती है, तो आवर्त की कुल संख्या 7 होती है। अच्छा, एक और बात, ये जो 7 आवर्त है और नीचे भी है, कोई इसको 8वां आवर्त कह देगा, कोई इसको 9वां कह देगा, तो ऐसा नहीं है। ये जो तत्व होता है, फिर से एक और बात बताते रहे, आधुनिक आवर्त सारणी जो होता है ना, उसको 4 ब्लॉक में बांटा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा जाता है, 4 ब्लॉक में। कौन कौन, एसपीडीएफ। तो देखिएगा यहाँ, ये जो पहला वर्ग और दूसरा वर्ग के तत्व है ना, इसको बोलते हैं एस ब्लॉक का तत्व। ठीक, वर्ग 3 से लेके 12 तक का जो तत्व है इसको बोलते हैं डी ब्लॉक का तत्व। ठीक, वर्ग 13 से लेके 18 तक का जो तत्व है इसको बोलते हैं पी ब्लॉक का तत्व। क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक का तत्व। ठीक, और ये जो नीचे 2 श्रेणी नजर आ रहा है, क्षैतिज पंक्ति नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक का तत्व। क्या बोलेंगे जी, एफ ब्लॉक का तत्व बोलते हैं। ठीक ना, तो ये जो एफ ब्लॉक का सीरीज है ना, इसको लेंथेनाइड सीरीज कहते हैं, और ये भी एफ ब्लॉक का है जिसको एक्टिनाइड कहते हैं। अगर आवर्त के बात करेंगे तो ये छठा वर्त है और ये वाला 7वां वर्त है। जैसे छठा वर्त यहाँ देखिएगा, यहाँ 55 है, 56 है, 55, 56, 56 के बाद 57 से खत्म। जो एल ए तत्व है ना, एल ए मीन्स लेंथनम, एल ए मीन्स क्या होता है, लेंथनम होता है। तो एल ए जो यहाँ पर तत्व है 57 नंबर का जो तत्व है, ये जो जगह खाली है यहाँ पर रहेगा एल ए, 57 नंबर का तत्व। ठीक ना, तो 55, 56, 57, और 57 के बाद 58 नहीं, 58 से 71 तक एफ ब्लॉक में आता है। इसका यूज यहाँ नहीं करेंगे, दोनों का यूज नहीं करेंगे, ये वाला दोनों का। यहाँ पर कुछ वैज्ञानिक का मानना है कि लेंथेनाइड सीरीज 57 से स्टार्ट होता है, कुछ वैज्ञानिक का मानना है कि 58 से स्टार्ट होता है। ठीक, तो ये वाला जो नजर आ रहा है लेंथेनाइड श्रेणी में, इसका यूज हम लोग को यहाँ पर नहीं करना है, एफ ब्लॉक के तत्व में नहीं करना है, हम लोग को डी ब्लॉक के तत्व में यूज करना है। किस ब्लॉक में तत्व में, किस ब्लॉक के तत्व में यूज करना है, तो डी ब्लॉक वाला में। तो एल ए हो जाएगा लेंथेनम। यहाँ जो एसी था एक्टिनियम, एसी मीन्स होता है एक्टिनियम, यहाँ पर आ जाएगा 89 नंबर का तत्व है। ठीक, तो हम देख सकते हैं कि 55, 56, 57, 58 से खतर नहीं है, उसके बाद 72 से आगे मुहे है। तो 58 से 71 तक जो है सेफ ब्लॉक में आवर्त सारणी के नीचे रखा गया, यहाँ पर गुण नहीं मैच करता था, नीचे रखा गया है निकाल के, लेकिन निकाला गया है कैमा आवर्त से, तो छठे आवर्त से निकाला गया है, इसलिए जो आवर्त है छठा है। यहाँ देखिएगा 87, 88, 89, 90 से 103 नहीं, यहाँ 104 है, तो 90 से 103 जो नजर आ रहा श्रेणी जिसको एक्टिनाइड बोलते हैं, 7वां आवर्त में से देखिए निकाला गया है। तो छठा ही 7वां आवर्त ही है, दोनों ऐड है। ठीक, ऐसा नहीं कि 7, 8, 9 बोल देंगे। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कुल वर्गों की संख्या कितनी होती है, तो 18 होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल आवर्तों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। ठीक, आधुनिक आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है, तो 4 ब्लॉक में बांटा गया है। कौन कौन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक।
एस ब्लॉक में कितने वर्ग होते हैं? तो 2 वर्ग होते हैं। कौन कौन? तो पहला और दूसरा। पी ब्लॉक में कितने वर्ग होते हैं? तो 6 वर्ग होते हैं। कहां से कहां तक? तो 13 से लेके 18 तक। डी ब्लॉक में कितने वर्ग होते हैं? तो 10 वर्ग होते हैं, 3 से लेके 12 तक। एफ ब्लॉक में कितने वर्ग होते हैं? तो अगर एफ ब्लॉक में वर्ग की बात करल जाए तो 14 वर्ग हो जाएगा। गिन सकते हैं, प्रत्येक वर्ग में 2-2 तत्व है, 14 वर्ग। और ए ब्लॉक में कितने श्रेणी होते हैं, ठीक ना, आगे बताया जाएगा। इसको अंतः संक्रमण श्रेणी कहते हैं। जो 2 होता है, लैंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड कहते हैं। लैंथेनाइड 6ठा आवर्त का तत्व होता है और एक्टिनाइड 7वां आवर्त का तत्व होता है। पीसीएस के लिए आगे फिर मिलेगा। अगला टॉपिक हम लोग का है, अगला टॉपिक है आधुनिक आवर्त सारणी का मुख्य अभिलक्षण। आधुनिक आवर्त सारणी का मुख्य अभिलक्षण। अब यहाँ पर अभिलक्षण मीन्स गुण या विशेषता ही होता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी का मुख्य अभिलक्षण क्या है? तो आधुनिक आवर्त सारणी को 2 भागों में मुख्य रूप से बांटा गया, अभी जस्ट पहले बताए हैं। आवर्त और वर्ग, यानी कि वर्ग और आवर्त, ठीक, ग्रुप और पीरियड। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल वर्ग कितना होता है? तो 18 होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल आवर्त कितना होता है? तो 7 होता है। तो इसमें पहले वर्ग का विशेषता पढ़ेंगे, फिर आवर्त का विशेषता पढ़ेंगे, मिक्स कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा? आधुनिक आवर्त सारणी का विशेषता हो जाएगा। चलिए देखते हैं। इसमें लिखते हैं सबसे पहले वर्ग, या इसको बोलते हैं समूह, इंग्लिश में ग्रुप, ठीक है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कुल वर्ग कितना है? 18 है। वर्ग क्या है? तो तत्वों के उदग्र पंक्ति को वर्ग कहते हैं। तत्वों के उदग्र पंक्ति को वर्ग या समूह या ग्रुप कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद नीचे लिखते हैं वर्ग की विशेषताएं। वर्ग की विशेषताएं, वर्ग की विशेषताएं, इसमें एबीसीडी करके कुछ विशेषता जानेंगे, है ना। देखते हैं। तो एक ही वर्ग में उपस्थित या सामान्य वर्ग में उपस्थित, एक ही वर्ग में या समान वर्ग में, जैसे पहला वर्ग में कोई तत्व है तो पहिल के वर्ग में रहे, दूसरका में है उपस्थित है दूसर के वर्ग में रहे। तो एक ही वर्ग में अगर तत्व उपस्थित है ना, तो उसका जो गुण होता ना है एक समान होता है। रासायनिक गुण बोल सकते हैं। उसका रासायनिक गुण क्या होता है जी? एक समान होता है, एक्सेप्शन को छोड़ के, ठीक। अगर एक ही वर्ग में उपस्थित रहे तत्व तो उसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होता है? समान होता है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होता है? समान होता है। देखते हैं, देखिएगा। जैसे ये पहला वर्ग का तत्व है, ये पहला वर्ग का तत्व है, ठीक ना। पहला वर्ग में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम आता है। इसको याद कर सकते हैं, हॉलीना करे रब से फरियाद, आगे बताया जाएगा, ठीक। तो ये सब पहला वर्ग का तत्व है। तो पहला वर्ग में जितना भी तत्व आ रहा है सबका रासायनिक गुण क्या होता है? एक समान होता है। क्यों? क्योंकि इनके बाह्यतम कक्षा में समान इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर प्रथम वर्ग के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो सबके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा जी? तो सबके बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन आता है। करके देख सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन 1 तो 1 हो गया, लिथियम 3 होता है तो 2 और 1 हो जाएगा, सोडियम 11 होता है 2 8 1 हो जाएगा, पोटेशियम, पोटेशियम कितना होता है? 19 होता है, ये हो जाएगा 2 8 8 1, ऐसे आगे बढ़ सकते हैं, ठीक। तो देखिएगा ध्यान से, सबके बाह्यतम कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है सबके बाह्यतम में, जिसके चलते रासायनिक गुण भी क्या होता है? समान होता है, ठीक। अगर दूसरा वर्ग में आते हैं तो सबके बाह्यतम कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन होगा? 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो दूसरा वर्ग में भी जितना तत्व है सबका रासायनिक गुण क्या होगा जी? समान होगा, ठीक। उसके बाद
एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, समान होता है, यानी कि सेम होता है। जैसे देखते हैं, अगर प्रथम वर्ग के तत्वों का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे ना, प्रथम वर्ग के तत्वों का, तो यहां देखते हैं जैसे हाइड्रोजन 1s2s से कर रहे हैं तो 1s1 हो जाएगा। हाइड्रोजन के बाद करते हैं लिथियम, तो लिथियम का करेंगे तो लिथियम 3 होता है, लिथियम 3 होता है तो क्या हो जाएगा जी, 1s2 2s1। लिथियम के बाद अगर सोडियम लेते हैं तो सोडियम क्या होता है, 11 होता है, 1s 2s क्या हो जाएगा 2p, 2 2 4 और 6 10, 3s 2 2 4 6 10 हो 1 11। तो इसमें अंतिम या बाह्यतम कक्षा कौन है, तो हाइड्रोजन में पहला हो जाएगा, हाइड्रोजन में कौन हो जाएगा, पहला हो जाएगा, ठीक। लिथियम में दूसरा हो जाएगा अंतिम, और सोडियम में तीसरा हो जाएगा। तो बाह्यतम कक्षा का जो समान इलेक्ट्रॉन विन्यास है NS1 पर आता है, NS1 में समान होता है, NS1, N माने अंतिम कक्षा, NS1 EVNS1 है, EVNS1 है और भी आगे होगा। वैसे अगर दूसरा का वर्ग के जो तत्व है उसका समान इलेक्ट्रॉन में देखा जाए तो NS2 होता है, यानी कि अंतिम कक्षा S पर कई इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, अंतिम कक्षा S पर 2 इलेक्ट्रॉन। तो एग्जाम्पल बताया गया है पहला और दूसरा वर्ग को लेकर, वर्ग के विशेषता समझने के लिए, कोई भी वर्ग में यही चीज होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं आगे। जो वर्ग होता ना है वर्ग, उसमें तत्वों के परमाणु क्रमांक का अंतराल 2 8 8 18 18 32 होता है जी। इसी वर्ग में तत्वों के परमाणु क्रमांकों का अंतराल कितना होता है, तो 2 8 8 18 18 32 होता है। और ये जो संख्या है इसको बोला जाता है मैजिक नंबर। क्या बोलते हैं, मैजिक नंबर, यानी कि जादुई संख्या। मैजिक नंबर यानी कि जादुई संख्या इसको बोलते हैं। अब इसका क्या क्या है, तो कोई भी वर्ग में उपस्थित तत्व का ये परमाणु संख्या बता सकता है, माने इसके द्वारा हम निकाल सकते हैं। कैसे, एग्जाम्पल के लिए प्रथम वर्ग ले लेते हैं। वर्ग पहला का एक कहिए या पहला वर्ग कहिए, बात एक होता है, ठीक। तो इसमें कौन कौन तत्व आता है, हॉलीना, हॉलीना के रब से फरियाद। अच्छा, इसमें पहला तत्व हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या क्या होगा, तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या क्या होगा जी, तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, पहला याद रखना है। उसके बाद लिथियम का हम लोग को याद नहीं है तो मैजिक नंबर यूज करते हैं। 1 में कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे। 1 में कितना जोड़ेंगे जी, 2 जोड़ेंगे। तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। 3 में 8 जोड़ेंगे तो 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। 11 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19। 19 में 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 37। 37 में 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 55। 55 में 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 87। तो यहाँ मिला सकते हैं, देखिए दिया हुआ है परमाणु संख्या 1 3 11, 1 3 11, 19 37 55 87, 19 37 55 87। अगर हम दूसरा वर्ग ले लेते हैं, वर्ग दूसरा के एक या दूसरा वर्ग, तो इसमें कौन कौन तत्व आता है, तो बेटा मांगे, कन्या सुंदर, बाप राजी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ठीक। अब इसका परमाणु संख्या निकालते हैं। पहला याद करना है, बेरिलियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 4। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4 हो गया। अब 4 के बाद अच्छा एक और बात, इसमें अगर पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो हाइड्रोजन के सामने यहाँ पर बेरिलियम नहीं है, उसके एक नीचे है, एक तत्व एकरा में कम है, इसमें एक तत्व क्या है जी, कम है, देख सकते हैं। तो 4 में 2 नहीं जोड़ेंगे, यहाँ पर 2 नहीं काम करेगा वर्ग सेकंड में, अगला काम करेगा। तो 4 में कितना जोड़ेंगे, 8।
तो कितना हो जाएगा 12। 12 में कितना जोड़ेंगे 8 तो 20। 20 में 18 32। ठीक है, 20 में 18 32 नहीं, 20 में अगर 18 जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। ठीक, 38 में फिर 18 जोड़ना है जी, तो 38 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। 56 में 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। तो देख सकते हैं, मिला सकते हैं। 4 12 20, 4 12 20, 38 56 88, 38 56 88। तो इस मैजिक नंबर का यूज करके किसी भी वर्ग में उपस्थित तत्वों का परमाणु संख्या हम पता लगा सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, उसके अलावा अगला कुछ विशेषता जान लेते हैं। किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे चला जाता है, टॉप टू बॉटम, और किसी आवर्त में बाएं से दाएं चला जाता है, लेफ्ट टू राइट, नियम है चलने का। तो किसी भी वर्ग में ऊपर से हम नीचे चलते हैं ना, तो परमाणु का आकार या त्रिज्या बढ़ता है। परमाणु का आकार या त्रिज्या बढ़ता है, क्यों? क्योंकि कक्षा यानी कोष यानी कि ऑर्बिट यानी कि सेल का संख्या बढ़ता है, जिससे नाभिक एवं बाह्यतम कक्षा के बीच का दूरी बढ़ता है। ठीक, जैसे अभी कुछ तत्व का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए थे, करते हैं। जैसे हाइड्रोजन हो गया 1, हीलियम हो जाएगा 2 और 1, सोडियम 2 8 1 हो जाएगा, पोटेशियम 2 8 8 1 हो जाएगा। तो देखने से पता चल रहा है कि इसमें के कक्षा हो गया। पहला को के बोलते हैं, पहला को क्या बोलते हैं जी, के बोलते हैं। ठीक, के हो गया। अगला में आएंगे तो के और एल 2 को हो गया। अगला में के एल एम 3 को हो गया, के एल एम एन 4 को हो गया। तो देखने से पता चल रहा है कि कक्षा की संख्या बढ़ रहा है। तो जैसे किसी भी परमाणु का ही नाभिक हो गया, बीच में रहता है, धनात्मक रहता है। जैसे ये हो गया पहला कक्षा, हाइड्रोजन के लिए बना रहे हैं, पहला कक्षा जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, उसके बाद आते हैं लिथियम, यहाँ देखते हैं, इधर देखते हैं। ये हो गया नाभिक, लिथियम में के 2 कक्षा हो गया, 1 हो गया 2 हो गया। ठीक, उसके बाद आते हैं सोडियम, सोडियम का ही नाभिक हो गया, इसमें 3 कक्षा हो गया, 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया। वैसे 4 भी बना सकते हैं। पोटेशियम में 4 नाभिक हो गया, पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, चौथा इसे कुछ करके होगा। तो परमाणु आकार या त्रिज्या किसे कहते हैं? तो किसी परमाणु के नाभिक और बाह्यतम कक्षा के बीच के दूरी को ही परमाणु त्रिज्या कहते हैं। हाइड्रोजन के बाद लिथियम का हल्का सा ज्यादा हो जाएगा, इसका और ज्यादा होगा, इसका और ज्यादा होगा। समझ में आ रहा बात? तो हम कह सकते हैं कि किसी भी वर्ग में अगर ऊपर से नीचे हम जाते हैं, किसी भी वर्ग में अगर ऊपर से नीचे आते हैं तो कोषों की संख्या माने कक्षा की संख्या बढ़ता है, जिससे नाभिक और बाह्यतम कक्षा के बीच का दूरी बढ़ता है, जिससे परमाणु का आकार या त्रिज्या भी बढ़ता है। ठीक है, एक और बात, किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे चलेंगे ना तो धात्विक गुण बढ़ता है। क्या होता है? धात्विक गुण, यानी धातु होने का प्रकृति बढ़ता है। क्या है? क्या है कि ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन त्याग करने का क्षमता बढ़ जाता है। क्या है? क्या कि अभी बताएं कि कक्षा की संख्या बढ़ेगा तो नाभिक और बाह्यतम कक्षा के बीच का दूरी बढ़ जाएगा, जिसके चलते एक में से इलेक्ट्रॉन निकलना आसान हो जाएगा बाह्यतम कक्षा का। ठीक ना? तो बाह्यतम कक्षा का जितने आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसमें धात्विक गुण उतना ही ज्यादा हो जाएगा, नहीं निकलेगा तो नहीं होगा। तो किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं तो तत्वों का धात्विक गुण क्या होता है जी? बढ़ जाता है। एक और बात, किसी भी वर्ग में अगर ऊपर से हम नीचे चलते हैं, कोई वर्ग में ना, तो देख सकते हैं परमाणु संख्या बढ़ता है। क्या होता है जी? परमाणु संख्या बढ़ता है, साथ में द्रव्यमान संख्या भी बढ़ता है, गलनांक क्वथनांक भी बढ़ता है, घनत्व भी बढ़ता है। ये सब क्या होता है? बढ़ता है। तो हम लोग 4-5 गो विशेषता पढ़े वर्ग का, कि एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों का रासायनिक गुण एक समान होता है। क्या है कि बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होता है। ठीक, अगर किसी वर्ग में हम ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होगा जी? परमाणु का आकार या त्रिज्या बढ़ जाता है। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चलेंगे तो धात्विक गुण क्या होता है? बढ़ जाता है। 2-3 गो मेन बात है, ये सब याद रखेंगे। किसी तत्व में परमाणु क्रमांक अंतराल क्या होता है? तो 2 8 18 18 32 होता है, जिसको क्या बोलते हैं? मैजिक नंबर बोलते हैं। किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, गलनांक, क्वथनांक, घनत्व इत्यादि सब क्या होता है? बढ़ता है। अब कुछ बात आवर्त के बारे में पढ़ लेते हैं। कुछ बात किसके बारे में पढ़ेंगे जी? आवर्त के बारे में। जैसे पहला में, इससे पहले ए में लिखे थे ना वर्ग, ए में लिखे थे वर्ग, तो उसके बाद बी में क्या लिखेंगे? तो बी में लिखेंगे आवर्त। बी में क्या लिखेंगे? आवर्त लिखेंगे। आवर्त क्या है? तो तत्वों के क्षैतिज पंक्ति को ही आवर्त कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। अब इसमें भी कुछ बात है, देखते हैं एबीसीडी करके। इसमें कहा जाता है कि एक ही आवर्त में उपस्थित, एक ही मैंने समान, जैसे पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त। जैसे पहला आवर्त में केवल 2 तत्व होता है जी, हाइड्रोजन होता है और हीलियम होता है, केवल 2। सबसे छोटा आवर्त है, इसको लघु आवर्त कहते हैं, बताया गया है पीछे। वैसे दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त ऐसे चलेंगे, अभी लिखे भी थे। ये पहला आवर्त हो गया,
दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया और सातवां हो गया। तो किसी आवर्त में यानी कि किसी एक ही आवर्त में समान आवर्त में चलेंगे ना, समान आवर्त में चलेंगे तो कक्षा के मान क्या होता है, समान होता है। कक्षा सेल का मान क्या होता है, समान होता है। जैसे कोई भी आवर्त उठाते हैं, देखते हैं, यहां लेते हैं सेकेंड आवर्त। सेकेंड आवर्त कौन कौन सेकेंड आवर्त है, लिथियम से स्टार्ट होगा। लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, आगे बढ़ सकते हैं, बोरॉन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये हो गया आवर्त। बाएं से दाएं चलेंगे। अच्छा, परमाणु संख्या तो पता होना चाहिए। परमाणु संख्या लिथियम का कितना हो जाएगा जी, तो लिथियम का 3 होता है, देखिए वहां लिखा हुआ है, लगातार चलेगा। ये 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक विनाश करते हैं तो 2 और 1 हो जाएगा, 2 और 2 हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा, 2 और 4 हो जाएगा। कोई आवर्त में ही कर सकते हैं। लास्ट हो जाएगा 2 और 8। तो देखने से क्या पता चला कि किसी भी आवर्त में अगर हम बाएं से दाएं चलेंगे, जैसे एग्जाम्पल ग्रुप में दूसरा आवर्त में हम लोग चल रहे हैं, तो किसी आवर्त में बाएं से दाएं चल रहे हैं तो देखिएगा कक्षा का मान सेम है जी। कक्षा का मान क्या है, सेम है। सब में दो कक्षा है दूसरा आवर्त में, जैसे के हो गया, एल हो गया, देख सकते हैं, के एल के एल के एल। अगर तीसरा आवर्त में आते हैं तो सब में 3 कक्षा रहेगा, के एल एम, इस टाइप के रहेगा। तो पहला गुण यही है कि किसी आवर्त में यानी किसी एक ही आवर्त में या समान आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो कक्षा का मान क्या होता है, समान होता है। यानी कि सब में कई को कक्षा रहता है तो दो कक्षा रहता है। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद देखते हैं किसी आवर्त में अगर बाएं से दाएं चलते हैं तो बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाता है या बढ़ता रहता है। जैसे देखिए, जैसे सेकेंड आवर्त में तो लिथियम के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम के 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो देखिए बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ता है। ठीक, अगला, अभी हम लोग पढ़े कि किसी वर्ग में अगर ऊपर से नीचे चलते हैं तो परमाणु का आकार या त्रिज्या क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि किसी आवर्त में अगर बाएं से दाएं चलेंगे तो परमाणु का त्रिज्या या आकार क्या होगा, तो अब उसमें बढ़ जाता है, तो इसमें क्या होना चाहिए जी। तो देखते हैं, अब उसमें हम लोग पढ़े थे कि जब किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं तो कक्षा की संख्या बढ़ जाता है। ठीक, बाह्यतम कक्षा और नाभिक के बीच का दूरी बढ़ जाता है, जिससे आकार या त्रिज्या बढ़ जाता है। लेकिन अगर एकरा में हम देखें, अगर सेकेंड आवर्त में चले तो कक्षा का मान तो सेम है, सब में दो है, तो संरचना तो सेम हो जाना चाहिए। ठीक, लेकिन नहीं, किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो परमाणु का आकार या त्रिज्या क्या होता है, घटता है। अब कैसे घटता है, जैसे देखिए लिथियम का हम संरचना बना रहे हैं, लिथियम का हो गया नाभिक, इसमें केवल 2 कक्षा है, 1, 2। ठीक है, बेरिलियम तो इसमें भी तो 2 कक्षा है। सेकेंड आवर्त में सब में 2 गोज, थर्ड आवर्त में सब में 3 गोज, चौथा में सब में 4 गोज, इसी होगा। अगला बनाते हैं तो अगला भी तो वही होगा। लेकिन इसमें अंतर क्या है, तो इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन देखना है। लिथियम के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, बाह्यतम में 1 इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम के बाह्यतम में कई इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। बोरॉन के बाह्यतम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। वैसे आगे भी बढ़ सकते हैं और भी आगे बढ़ सकते हैं, इसमें भी 2 कक्षा है, अगलों में भी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कई हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा अभी 4 गो, 1, 2, 3, 4, इस टाइप के हो जाएगा। तो देखने से क्या पता चल रहा है कि कक्षा के मान, कक्षा की संख्या तो सेम है, तो सेम है, लेकिन एक और इसमें कारण है कि बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रहा है। तो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से नाभिक और बाह्यतम कक्षा, नाभिक और बाह्यतम कक्षा के बीच आकर्षण बल बढ़ जाता है। तो आकर्षण बल बढ़ने के कारण नाभिक बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो अपनी ओर जब आकर्षित करेगा तो आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि किसी आवर्त में अगर हम बाएं से दाएं चलते हैं तो परमाणु का आकार या त्रिज्या घट जाता है, क्योंकि कक्षा के मान तो समान होता है, लेकिन बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से नाभिक और बाह्यतम कक्षा के बीच आकर्षण बल बढ़ जाता है, जिससे नाभिक बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे आकार या त्रिज्या क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। ठीक, उसके बाद अभी हम लोग पढ़े थे कि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चलेंगे तो धात्विक गुण बढ़ता है। तो किसी अगर आवर्त में हम बाएं से दाएं चलेंगे ना तो धात्विक गुण घट जाएगा और अधात्विक गुण बढ़ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जैसे कोई भी आवर्त में, सेकेंड आवर्त में चलते हैं तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन ऐसे है। तो जैसे लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरॉन इधर आते हैं तो इधर देखिए अधातु की संख्या ज्यादा है, माने अधातु का गुण ज्यादा है इस सब में, इस सब में धातु का गुण है।
तो किसी भी आवर्त में हम बाएं से दाएं चलते हैं, ठीक, तो धात्विक गुण घट जाता है लेकिन अधात्विक गुण बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने लगता है। क्या होता है? बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने लगता है। ठीक है, किसी भी आवर्त का जो अंतिम तत्व होता है वो अक्रिय गैस होता है। जो वर्ग 18 जिसको शून्य वर्ग बोलते हैं, इसी को अक्रिय गैस ही बोला जाता है, अक्रिय गैस। तो कोई भी आवर्त में अगर हम बाएं से दाएं चलते हैं, कोई भी आवर्त में, 7 गुना टोटल आवर्त है, तो कोई भी आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो सबसे अंतिम तत्व क्या होता है? सबसे अंतिम तत्व क्या होता है? तो अक्रिय गैस होता है। सबसे अंतिम तत्व क्या होता है? अक्रिय गैस होता है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ऑर्गेनेशन, ये सब क्या है? अक्रिय गैस है। ठीक, अब हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में देख रहे थे। अब इसके बाद जो भी चीज है, जो भी टॉपिक है, आगे क्लास में देखेंगे।